दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का करंट अफेयर्स विद प्रिंस कुमार श्रृंखला में आज के करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, जैसा कि हमने आपको करंट अफेयर्स यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा अन्य किसी भी आयोग के द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में जो हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए इस श्रृंखला को शुरू किया गया है। तो आज के वीडियो करंट अफेयर्स विद प्रिंस कुमार में मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हाई फाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हाई फाई स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं आप सभी का आज की मोटिवेशन के साथ। टुडेज मोटिवेशन क्या है? दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। पहले खुद को समझ लीजिए, हर समस्या का समाधान हो जाएगा। हर समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अच्छी किताबें खोजते हैं जो हमें मोटिवेट कर सकें। हम अच्छे लोगों के साथ रहना चाहते हैं जैसे जो हमें मोटिवेट कर सकें, हम अच्छे अपने आगे कर्मों में सफल हो सकें। बट सबसे अच्छी किताब, यहाँ आज का मोटिवेशन यही कर रहा है कि दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। अगर हम खुद को समझ लेते हैं तो हर समस्या का समाधान हो जाएगा। यानी हम आज तक खुद को समझ ही नहीं पाए कि हम चाहते क्या हैं, करना क्या है मुझे और हम क्या करने जा रहे हैं, ये खुद ही नहीं समझ पाते हैं। तो फिर हम दूसरों से क्या मोटिवेशन मांगेंगे, क्या दूसरों से राय मांगेंगे। इसलिए सबसे पहले दोस्तों खुद अपने आप को समझिएगा और उसके बाद फिर किसी और को समझने का प्रयास कीजिएगा या समझाने का प्रयास कीजिएगा। इस मोटिवेशन के साथ बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो आज का हमारा करंट अफेयर्स होगा उस श्रृंखला को देखेंगे और जानेंगे क्या कुछ खास है आज की करंट अफेयर्स में। इस करंट अफेयर श्रृंखला में जो हमारे लोक सेवा आयोग या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर एसएससी हो या फिर जेईई हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आ रहा है, सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो ज्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। स्पेस में जाने वाले पहले भारतवंशी टूरिस्ट का क्या नाम है? स्पेस में जाने वाले पहले भारतवंशी टूरिस्ट का क्या नाम है? तो उनका नाम है गोपी थोटीपुरा। क्या नाम है? गोपी थोटापुरा। गोपी थोटापुरा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये उत्तर भारत के ये भारत के रहने वाले हैं और ये आंध्र प्रदेश राज्य से आते हैं। किस राज्य से आते हैं? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य से आते हैं, भारतवंशी हैं। ठीक है, तो स्पेस में जाने वाले पहले भारतवंशी टूरिस्ट का क्या नाम है? तो उनका नाम है गोपी थोटापुरा। ये आंध्र प्रदेश से निवास करते हैं। ये किससे गए? अभी हाल ही में 19 मई को। कब? 19 मई को। जो आप जानते ही हैं ब्लू ओरिजिन अमेजन की ब्लू ओरिजिन यानी ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है? जेफ बेजोस की कंपनी है। स्पेस कंपनी क्या है? ब्लू ओरिजिन और न्यू शेफर्ड। ठीक है, जो शेफर्ड यान है, शेफर्ड रॉकेट यान से, किससे? शेफर्ड रॉकेट से टेक्सास से इन्होंने क्या किया? 6 टूरिस्टों को भेजा। कितने टूरिस्टों को भेजा? 6। 19 मई को भेजा। उसमें एक गोपी थोटापुरा जी हैं, गोपी थोटापुरा जी। ठीक है, शेफर्ड रॉकेट से भेजा है। ब्लू ओरिजिन स्पेस कंपनी है जो कि टूरिस्ट पे स्पेस टूरिज्म को बेस में ध्यान में रखते हुए जेफ बेजोस के द्वारा स्थापित की गई। जेफ बेजोस वही है जो अमेजन के मालिक हैं। अमेजन के मालिक जो अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स की जो सूची जारी की गई उसमें दूसरे नंबर पे है। किस नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि पहले नंबर पे बर्नार्ड अर्नाल्ड फ्रांस के हैं, दूसरे नंबर पे कौन है? जेफ बेजोस जी, तीसरे नंबर पे एलन मस्क हैं और भारत में जो अंबानी जी हैं और फिर उसके बाद 14वें नंबर पे कौन है? अडानी जी है। 12वें नंबर पे कौन है? मुकेश अंबानी जी और 14वें नंबर पे कौन है? अडानी जी है। ठीक है, तो स्पेस में जाने वाले पहले भारतवंशी टूरिस्ट कौन है? वो है गोपी थोटापुरा। कौन है? गोपी थोटापुरा। ये आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हैं, आंध्र प्रदेश राज्य से आते हैं, संबंध रखते हैं। 19 मई को ब्लू ओरिजिन स्पेस कंपनी जो कि स्पेस एक्स की जो जेफ बेजोस की कंपनी है। स्पेस एक्स तो कंपनी है एलन मस्क की, स्पेस एक्स जो कंपनी है एलन मस्क की है, जो कि ब्लू ओरिजिन जबकि कंपनी किसकी है? जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं इस समय। शेफर्ड रॉकेट से इन्होंने क्या किया? इसको लॉन्च किया और 6 टूरिस्टों को टूरिस्ट की यात्रा कराई, अंतरिक्ष की यात्रा कराई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज महिला, भारतीय महिला। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज जो भारतीय महिला है वो है ज्योति आत्रे। कौन है? ज्योति आत्रे। कौन है? ज्योति आत्रे। कौन है? ज्योति आत्रे। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? ज्योति आत्रे। ये 55 वर्ष की है। कितनी वर्ष की है? 55 वर्ष की। और यहाँ हम लोग अभी
30-35 की उम्र में ही हार मान जाना है और ये 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह करके दुनिया की भारत की सबसे उम्रदराज महिला बन गई, जो कि माउंट एवरेस्ट फतह कर रही। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई आपको पता है 8,848.48 मीटर है, 8,848.48 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर, 86 मीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पे है? नेपाल में है, ठीक है। कहाँ है? नेपाल में। सागर माथा इसे नेपाल में कहा जाता है, ठीक है। और अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। वैसे पूरे विश्व में ये माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ज्योति यात्री 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है हम लोगों के एग्जाम के लिए। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा, चाहे वो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो या फिर पीसीएस की परीक्षा हो या फिर किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में जो लोक सेवा आयोग आयोजित करेगा, उसमें इससे रिलेटेड प्रश्न पक्का ही बनने की संभावना है। ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी। ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी। इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और ये निधन हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और निधन हो गया, ठीक है। इनका निधन हो गया। कहाँ पे निधन हो गया? वो अजरबैजान की सीमा के पास, ईरान में। अजरबैजान और ईरान की सीमा के पास, ईरान के, कहाँ? ईरान के बरजेघन, पहाड़ी इलाका है बरजेघन, वहां पे इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें जो जितने भी लोग सवार थे सारे लोगों का निधन हो गया। जितने भी लोग सवार थे उसमें सारे लोगों का क्या हो गया? निधन हो गया। अजरबैजान, ठीक है, याद रखिएगा। अजरबैजान जिसकी राजधानी है बाकू, अजरबैजान। ये राष्ट्रपति जी, ईरान के राष्ट्रपति जो थे वो कहाँ गए थे? ये अजरबैजान गए थे। ईरान के राष्ट्रपति कहाँ गए थे? अजरबैजान गए थे, वहां पे रईसी बांध का उद्घाटन करने, रईसी बांध का उद्घाटन करने गए थे अजरबैजान में। और उस बांध का उद्घाटन करने के बाद वापस आ रहे थे, तो वापस आने के दौरान ही इनका यान इस बरजेघन नामक स्थान पे दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें सवार सभी लोग असामयिक काल कवलित हो गए। असामयिक क्या हो गए? निधन हो गया। इनका सभी लोगों का असामयिक निधन हो गया। तो ईरान के राष्ट्रपति कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ईरान के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम रईसी, जिनका निधन हो गया। ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो अंतरिम राष्ट्रपति ईरान का बना दिया गया है। चूंकि आपको पता ही है कि किसी भी राष्ट्र में जब तक मुखिया नहीं होगा तब तक सरकार का संचालन या राष्ट्र का संचालन नहीं हो सकता। इसलिए अंतरिम राष्ट्रपति जो वहां के वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, अंतरिम राष्ट्रपति किसे बनाया गया? अंतरिम राष्ट्रपति जो वहां के वाइस प्रेसिडेंट थे, मुखबेर, मुखबेर किसे बनाया गया? मुखबेर को वहां का अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया और वो ईरान के इस समय अंतरिम राष्ट्रपति हैं। जैसे ही वहां पे नए राष्ट्रपति का चयन होता है फिर हम आपको वहां से उसका अपडेट कर देंगे। तब तक के लिए बस इतना ही रहेगा कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 2021 में राष्ट्रपति बनते हैं। 2021 में राष्ट्रपति बनते हैं। 2021 में अमेरिका ने इन पे प्रतिबंध भी लगा दिया था, यानी ईरान के पहले राष्ट्रपति हैं जिनके ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, ठीक है। इन्हें, इनके बारे में ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने 5000 राजनीतिक अपने जो विरोधी थे उनको फांसी की सजा दी है। यानी इन्हें बहुत ही अच्छे उसमें रूपों में नहीं याद किया जाता है, क्योंकि राजनीतिक रूप से ये अपने प्रतिद्वंदियों को मौत के घाट उतार दिया, फांसी चढ़वा दिए थे। इसलिए इनको ईरान में के बाहर अच्छे रूपों में नहीं देखा जाता है। ईरान के बाहर इनको बहुत अच्छे रूप से नहीं याद किया जाता है, ठीक है। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति थे जिनका अजरबैजान में निधन हो गया। ईरान की सीमा के पास बरजेघन नामक स्थान पे हो गया। ईरान अंतरिम राष्ट्रपति कौन बनाया गया है? मुखबेर को बनाया गया। ईरान का अंतरिम राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? मुखबेर को बनाया गया, ठीक है। वर्ल्ड पैरा एथलीट, अगला प्रश्न हमारा है वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियंस में गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन है? वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियंस में गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन है? वर्ल्ड गोल्ड मेडल जीती है दीप्ति जीवन जी ने। कौन जीता है? दीप्ति जीवन जी। कौन जीत रहा है? वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतती है दीप्ति जीवन जी। ये पैरा है और ये T20 जो श्रेणी है, T20 श्रेणी के अंतर्गत जीता है। T20 श्रेणी वह श्रेणी है जिसका जो मानसिक स्वास्थ्य है थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है। T20 वह श्रेणी मानी जाती है जिसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। इन्होंने अपना जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया, विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा और विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए 55.07 सेकेंड में, ठीक है, 55.047 सेकेंड में 400 मीटर की, कितने? 400 मीटर की रेस
पूरी कर ली। कितनी? 400 मीटर की रेस पूरी कर ली। यानी वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता? दीप्ति जीवन जी ने जीता। दीप्ति जीवन जी के बारे में प्रश्न बन सकता है कि दीप्ति जीवन जी क्या है? तो दीप्ति जीवन जी पैरा एथलेटिक्स हैं। ये किस प्रतिस्पर्धा से जुड़ी हुई हैं? तो दौड़ यानी एथलेटिक्स से जुड़ी हुई हैं। किसमें पदक जीता? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। कितने मीटर में जीता? 400 मीटर की प्रतिस्पर्धा रेस में जीता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी? एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय। शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय यानी एजुकेशन, म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, तो जो संग्रहालय दिवस मनाया गया, आपको पता ही है संग्रहालय में जो वस्तुएं होती हैं, जो किताबें होती हैं, पुस्तकें होती हैं, सुरक्षित रखी जाती हैं। उसे कहीं भी कोई भी व्यक्ति प्राप्त करके आराम से देख सकता है म्यूजियम में। तो म्यूजियम जो वर्ल्ड इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया 18 मई को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय, म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूएन का पहला इंटरनेशनल समिट कहाँ हो रहा है? यानी फर्स्ट इंटरनेशनल समिट, फर्स्ट यूएन इंटरनेशनल समिट ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्स्ट इंटरनेशनल समिट ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो पहला हो रहा है समिट, वो कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। यूएन फर्स्ट इंटरनेशनल समिट ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है? इंडिया में हुआ है। ठीक है, भारत में हुआ है। यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूएन का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? भारत में हुआ है। ठीक है, यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024। यूनेस्को गिलर्मो पुरस्कार यानी यूनेस्को के द्वारा जो गिलर्मो कैनो पुरस्कार दिया जाता है यूक्रेन के लोगों को दिया गया। किसको दिया गया? यूक्रेन को दिया गया। किसको दिया गया? यूक्रेन को दिया गया। 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया? यूक्रेन को दिया गया। ठीक है, जो आपको पता ही है रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उस युद्ध की वजह से ये जो यूनेस्को के द्वारा जो सम्मान दिया गया, यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार किसको दिया गया है? यूक्रेन को दिया गया है। यूनेस्को जिसकी स्थापना हुई थी, जिसकी मुख्यालय है पेरिस में। ठीक है, यूनेस्को इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। ठीक, यूनेस्को जिसकी स्थापना कब हुई है, इसको आपको कमेंट के बारे में बताना है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हम कल इसको बताएंगे कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई है। यूनेस्को जिसका मुख्यालय है पेरिस, वैसे इसकी स्थापना हुई है यूनेस्को 1945 में हुई है। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई है? 1945 में हुई है। चलिए बता देते हैं आपको, यूनेस्को की स्थापना कब हुई है? 1945 में, जबकि यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई है? 1946 में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को जिसका मुख्यालय है पेरिस में, पेरिस फ्रांस में है। फिर पेरिस सीन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। फ्रांस में बहुत सारे कांस अभी फेस्टिवल हुआ था, इसके बारे में लोगों ने पढ़ा था, हो सकता तो आज भी पढ़ें। तो यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया? यूक्रेन को सम्मानित किया गया। यूक्रेन जिसकी राजधानी है कीव। यूक्रेन जिसकी राजधानी क्या है? कीव। ठीक है, यूक्रेन जिसकी राजधानी क्या है? कीव है। ये काला सागर से सीमा भी साझा करता है और रूस के साथ, इसके साथ अभी क्या है? विवाद चल रहा है, रूस के साथ युद्ध चल रहा है और दोनों देश अभी एक दूसरे के ऊपर लगातार आक्रमण कर रहे हैं और दुनिया में मानवता के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। दुनिया के समक्ष मानवता के लिए खतरा उत्पन्न करने में ये राष्ट्रों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दुनिया की पहली एआई राजनयिक। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी फर्स्ट एआई काउंसलर ऑफ वर्ल्ड, फर्स्ट एआई काउंसलर ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट एआई काउंसलर ऑफ द वर्ल्ड कौन है? राजनयिक, दुनिया की पहली एआई राजनयिक कौन है? विक्टोरिया सी है। कौन है? विक्टोरिया सी है। इसे किसने तैनात किया है? यूक्रेन। किसने? यूक्रेन ने। ठीक है, यूक्रेन ने अपना फर्स्ट एआई राजनयिक बना दिया है विक्टोरिया सी, जिसका नाम है विक्टोरिया सी। यूक्रेन ने बनाया है। किसको बनाया? दुनिया की पहली एआई राजनयिक कौन बनाई गई है? विक्टोरिया सी है। कौन है? दुनिया की पहली एआई राजनयिक कौन है? विक्टोरिया सी है, यूक्रेन में। ठीक है, फिर है महिला टी20 विश्व कप 2024। महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में किया जाएगा। महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बांग्लादेश में किया जाएगा। महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। बांग्लादेश जिसकी राजधानी है ढाका। बांग्लादेश जिसकी राजधानी क्या है? ढाका है। ठीक है, बांग्लादेश जिसकी राजधानी क्या है? ढाका है। ठीक, बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की तरफ, कांस 2024 में मानद पामडी-ओर से सम्मानित किसे किया गया है? मेरिल स्ट्रीप को किया गया। किसे किया गया है? मेरिल स्ट्रीप को किया गया है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। कांस 2024 मानद पामडी-ओर से सम्मानित किसे किया गया है? मेरिल स्ट्रीप को किया गया है। आपको पता होगा कि कांस जो फेस्टिवल चल रहा है ये 24 मई तक चलेगा, 15 मई से लेकर 24 मई तक चल रहा है। इसमें जो 24 मई को जो महत्वपूर्ण सूचनाएं आएंगी उसे समझिए, कांस फेस्टिवल से रिलेटेड एक श्रृंखला ही आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सारी चीजों को आपको एक साथ एक वीडियो में उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिससे कि इससे आने वाले सारे प्रश्न आपको आराम से हल कर सकें। फिलहाल के लिए भी याद रखिए, कांस 2024 में मानद पामडी-ओर से सम्मानित कौन है? मेरिल स्ट्रीप है। कौन है? मेरिल स्ट्रीप है। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में, यानी आज 21 मई 2024 को आज के 10 करंट अफेयर जो हम लोगों ने देखा, उसमें देखते हैं, एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। स्पेस में जाने वाले पहले भारतवंशी टूरिस्ट का क्या नाम है? गोपी थोटाकुरा। ये आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हैं। जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के माध्यम से शेफर्ड रॉकेट से इनको भेजा गया, शेफर्ड रॉकेट से भेजा गया। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? ज्योति यात्रे हैं। ये 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट यानी 8,448.86 मीटर की ऊंचाई को फतह कर लिया है। ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी, ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी। इनका अजरबैजान ईरान की सीमा के पास ईरान में बरजेगन नामक स्थान पर हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इनका असामयिक निधन हो गया। ठीक है। ईरान के जो अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया, मुखबिर को बनाया गया। विश्व वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय कौन है? दीप्ति जीवन जी हैं। T20 श्रेणी में इन्होंने 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? एजुकेशन, म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय। अगला प्रश्न है हमारा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूएन का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? कहाँ हुआ? तो ये भारत में हुआ है, मई में हुआ है। ठीक है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूएन का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? भारत में हुआ है। यूनेस्को का गिलेर्मो कैनो पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? यूक्रेन को सम्मानित किया गया। यूक्रेन की राजधानी है कीव। आपको पता है ये काला सागर से सीमा साझा करता है, रूस के साथ इसका विवाद युद्ध चल रहा है। दुनिया की पहली एआई रजनी विक्टोरिया सी यूक्रेन के द्वारा बनाया गया है। विक्टोरिया सी यूक्रेन के द्वारा तैनात किया गया है। फिर महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बांग्लादेश में किया जाएगा। महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बांग्लादेश में किया जाएगा। फिर है कांस 2024 मानद पामडी-ओर से सम्मानित किसे किया गया? मेरिल स्ट्रीप को किया गया। कांस 2024 मानद पामडी-ओर से किसे सम्मानित किया गया? मेरिल स्ट्रीप को किया गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक बार नए श्रृंखला, नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन बिल का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आप आसानी से वीडियो को प्राप्त कर सकें और अपनी परीक्षा यानी प्रारंभिक परीक्षा जो कि पीसीएस 2024 के लिए होगी और लोक समीक्षा अधिकारी आरओ 2023 के लिए होगी। ये तो अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा है ही। इसके साथ साथ बिहार लोक सेवा आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग, चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, सभी लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में, या फिर यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो, या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होने वाला हो जो इस समय चल रहा है, सभी में ये सारी करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला है अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। और जैसा कि हमने आपसे हम लोग करंट अफेयर श्रृंखला की सीरीज के अंतर्गत करंट अफेयर श्रृंखला के साथ साथ हम लोग इतिहास, भूगोल और इकोनॉमिक्स के साथ साथ पॉलिटी से संबंधित जो बहुत सारे तथ्य है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को जो हम लोग कोड में याद करने का प्रयास कर रहे हैं, कोड में सब कुछ, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमने भूगोल विषय के अंतर्गत महासागरों के क्रम को चुना है, यानी सागरों के क्रम को चुना है, जो कि एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में अवस्थित हैं। नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में अवस्थित हैं, यानी आर्कटिक सागर के पास। आर्कटिक जो महासागर, आर्कटिक महासागर ऊपर वाले हिस्से में, आर्कटिक ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव के पास जो सागर है, यानी उत्तरी ध्रुव के पास स्थित जो सागर है, उनको हम लोगों ने एक कोड में सीखने का प्रयास करना है आज हम लोगों को। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, एक हमने डायग्राम बनाया हुआ है। तो क्या है, पहले है बेरिंग सागर। सबसे पहले आप जानिए बेरिंग सागर कहाँ पे, बेरिंग सागर कहाँ है? एशिया और अलास्का, एशिया और अलास्का यानी जो नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अलास्का का हिस्सा है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का अलास्का है और इधर से एशिया होता है। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी गोल है और मैपिंग का जब प्रोजेक्शन हम लोग करते हैं तो थोड़ा सा वो फैल जाती है। ठीक है,
तो उसके फैलने की वजह से इधर से भी दिख रहा है बेरिंग सागर, यहाँ पे भी आप देखेंगे मैप में बेरिंग सागर कहीं पे भी यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। तो बेरिंग सागर हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले बेरिंग सागर एशिया और अलास्का यानी नॉर्थ अमेरिका के बीच में है। बेरिंग सागर के बाद बगल में उसके पश्चिम में जैसे जैसे बढ़ेंगे पूर्व से पश्चिम की तरफ, यानी ये ईस्ट है और ये इधर वेस्ट है, तो पीछे की तरफ आएंगे तो दूसरे नंबर पे आता है चुक्ची सागर। कौन सा सागर है? चुक्ची सागर। चुक्ची सागर ये रूस का एक जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, रूस के प्रायद्वीपीय हिस्से के ऊपरी भाग में पड़ता है चुक्ची सागर। उसके जस्ट पीछे आएंगे यानी थोड़ी सी पीछे यानी पश्चिम की तरफ, फिर पड़ेगा हमारा पूर्वी साइबेरियाई सागर। कंफ्यूज मत होइएगा, पूर्वी साइबेरियाई सागर हम बता रहे हैं पश्चिम की तरफ, ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये पश्चिम की तरफ होगा, है पूर्व में ही, लेकिन हम लोग पूर्व से पश्चिम क्रम पढ़ रहे हैं। तो चुक्ची सागर की परिप्रेक्ष्य में यह जो दिशा है वो पूर्वी साइबेरिया की पश्चिम की तरफ है। पूर्वी चुक्ची सागर के सापेक्ष में हम जब देखेंगे तो ये किसकी तरफ है? किसकी तरफ है? पश्चिम की तरफ है। जबकि लाप्टेव सागर के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो यह किसकी तरफ है? पूरब की तरफ है, ठीक है। तो हम कोई एक सापेक्ष लेते हैं, सापेक्षिकता के आधार पे आगे निकालते हैं। तो हम पीछे से चल रहे हैं, यानी बेरिंग सागर, चुक्ची सागर, फिर आते हैं पूर्वी साइबेरिया सागर। पूर्वी साइबेरिया सागर के बाद आता है लाप्टेव सागर। कौन सा सागर आता है? लाप्टेव, या कहीं कहीं लैप्टेव सागर भी लिखा रहता है, कहीं कहीं भी ये लैप्टेव सागर भी लिखा रहता है। और फिर आता है कारा सागर। कौन सा सागर आता है? कारा सागर। याद रखिएगा ये कारा सागर है, ना कि काला सागर। मैंने कल काला सागर के बारे में आपको बताया था कोड, कल पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया कि काला सागर क्या है। काला सागर और कैस्पियन सागर के बारे में कोड हमने बताया था। काला सागर और कैस्पियन सागर का कोड क्या था? राकी तू कैसे हो, बटरू जी का बिस्किट खाया, BTRRUG, बटरू जी का बिस्किट खाया। हमने कल इसका कोड देखा था, काला सागर और कैस्पियन सागर का। तो आज हम देख रहे हैं ये कारा सागर है। याद रखिएगा, ध्यान दोस्तों, भूलिएगा मत, कारा सागर। कौन सा सागर? कारा सागर है, ठीक है। फिर अगला है हमारा बैरेंट सागर। कौन सागर है? बैरेंट सागर। अगला हमारा बैरेंट सागर है। बैरेंट सागर के आप देखेंगे कारा सागर मैप में, तो कारा सागर और बैरेंट सागर, मान लीजिए यहाँ बैरेंट सागर है, यहाँ कारा सागर है, तो यहाँ थोड़ा सा अंदर घुसे हुए हिस्से में श्वेत सागर है। कहाँ? जो घुसा हुआ हिस्सा है अंदर, यहाँ है श्वेत सागर, ठीक है। तो याद रखिएगा, उसके बाद आता है बैरेंट सागर के बाद श्वेत सागर। तो थोड़ा सा पोजीशन का हो सकता हो कि एक आधा अंश का हो। तो बैरेंट सागर के पश्चिम में ही आता है श्वेत सागर, पश्चिम में आता है श्वेत सागर। और अब ये यूरोप और एशिया का लगभग खत्म हो चुका है, और अब हम बढ़ते हैं नॉर्वे और जो आइसलैंड है। नॉर्वे और आइसलैंड के बीच में जो सागर है वो है ग्रीनलैंड सागर। नॉर्वे और आइसलैंड के बीच में सागर है, सॉरी, नॉर्वे और ग्रीन आइसलैंड के बीच में जो सागर है वो है नॉर्वेजियन सागर। नॉर्वे और आइसलैंड के बीच में जो सागर है, आइसलैंड जिसकी राजधानी है नुक ना, तो आइसलैंड और नॉर्वे, नॉर्वे जिसकी राजधानी है ओस्लो, ठीक है। नॉर्वे और ओस्लो के, नॉर्वे और आइसलैंड के बीच में जो सागर है वो नॉर्वेजियन सागर है। फिर आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में जो सागर है वो ग्रीनलैंड सागर है। आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में जो सागर है वो कौन सा सागर है? ग्रीनलैंड सागर है, ठीक है। फिर उसके थोड़ी सी पश्चिम में आ जाएंगे तो जो नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है और इसका हिस्सा ग्रीनलैंड का हिस्सा, उसमें जो खाड़ी है बैफिन की खाड़ी, क्या बोलते हैं उसको? खाड़ी, बैफिन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी बोलते हैं? बैफिन की खाड़ी बोलते हैं। बैफिन की खाड़ी के नीचे आप देखेंगे जो अमेरिका वाला हिस्सा आता है वो ऐसे नीचे से घुमा रहता है। ये हडसन की खाड़ी, कनाडा के पास, उत्तरी अमेरिका का जो हिस्सा है उत्तर में कनाडा के पास हडसन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी के ऊपर आप देखेंगे तो अमुंडसेन सागर लिखा हुआ है, यहाँ पे अमुंडसेन सागर लिखा होगा, अमुंडसेन सागर। उसके बगल में आप देखेंगे तो ब्यूफोर्ट सागर लिखा होगा, ठीक है। उसके बगल में आप देखेंगे तो क्या लिखा होगा? ब्यूफोर्ट सागर लिखा होगा, ठीक। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि कैसे पश्चिम से पूरब यानी पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब कोई भी क्रम पूछे तो यह कोड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कभी भी सीक्वेंस पूछा जा सकता है, या चुच्ची सागर, साइबेरिया सागर, लाप्टेव सागर, कारा सागर, बैरेंट सागर, श्वेत सागर, नॉर्वेजियन सागर, ग्रीनलैंड सागर, बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, अमुंडसेन सागर, ब्यूफोर्ट सागर, ये कहाँ अवस्थित हैं, इनकी अवस्थिति के बारे में भी आप आसानी से जान पाएंगे, आसानी से जान पाएंगे। अगर इसे अपनी नोटबुक में, शार्ट नोटबुक में आप नोट कर लेते हैं तो आपका ये प्रश्न फिक्स हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों, ये तो सारी किताबों में लिखा हुआ मिल ही सकता है, ये तो सारी किताबों में लिखा हुआ मिल सकता है। तो अलग क्या है? अलग यह है कि हमें कोड कोड में सीखना है। इसे किसमें सीखना है? कोड कोड में सीखना है। तो हमने कोड क्या बनाया है? बेचू, किसी का नाम है बेचू। आप लोग गांव से अगर बिलोंग कर रहे होंगे तो गांव में किसी किसी व्यक्ति का बेचू नाम या फिर कुछ ऐसा नाम आ जाता है जो कि याद करने में आसान रहेगा हम लोगों के लिए, तो ठीक है। नाम बेचू, बेरिंग सागर का मैंने बे पकड़ा, चुपची सागर का पकड़ा चू, बेचू, ठीक है। याद रखिएगा, कोड में थोड़ा सा नाम इधर उधर हो सकता है तो उसे अन्यथा नहीं लेना है। अगर किसी चीज के
किसी को किसी मेरी बात का बुरा लगता है तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आपकी किसी तरह से आप आंतरिक रूप से अगर ये मेरी बातें आपको परेशान करती हैं तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। पहले ही बोल दे रहा हूँ इसलिए। बेचू, ठीक है, बे से बेरिंग सागर, चू से है चुटकी सागर। फिर सा, मैंने साइबेरियाई सागर, पूर्वी साइबेरिया सागर का सा पकड़ा और लाक्टेव सागर का ला पकड़ा, ठीक है। तो बेचू साला काबय, काबय यानी कारा सागर का का, बैरेंट सागर का बै, काला सागर का, बैरेंट सागर का बै, श्वेत सागर या सफेद सागर का पूरा ले लिया हमने। श्वेत या सफेद याद रखिएगा, सफेद सागर भी दे सकता है कभी कभी। काला सागर पढ़ा ही गया है तो सफेद सागर या श्वेत सागर भी पूछ ही सकता है, तो इसलिए याद रखिएगा सफेद सागर। और नॉर्वेजियन सागर, अगला है नॉर्वेजियन सागर का ना, और ग्रीनलैंड सागर का ग्रीन। क्या है? गिन। सफेद नाग, ठीक है, नाग, तो इसको अगर सफेद नाग, ठीक, ग्रीनलैंड सागर का गिन कर लेते हैं तो याद रहेगा बढ़िया से, नागिन, सफेद नागिन, ठीक है। बेचू साला काबे सफेद नागिन, बहा ब्यूफोर्ट में, कहाँ बहा? ब्यूफोर्ट में। नागिन, ना से हो जाएगा नॉर्वेजियन सागर, गिन गिन से हो जाएगा ग्रीनलैंड सागर। अब फिर बी से है बैफिन सागर, बी से कौन सा सागर हो जाएगा? बैफिन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी हो जाएगी? बैफिन की खाड़ी। बी से क्या हो जाएगा? बैफिन की खाड़ी। एच से हो जाएगा हडसन की खाड़ी, एच से हो जाएगा हडसन की खाड़ी जो कि कनाडा वाले हिस्से में आपको पता है। अमुंडसेन सागर जो कि ऊपर है कनाडा के ऊपर वाले हिस्से में। फिर हम बढ़ते हैं आगे, यानी सबसे अंतिम जो हमारा सागर है ब्यूफोर्ट सागर, ठीक। अब हमें कोड कैसे याद बोलना है? कोड तो लिखा हुआ है, आप लोग भी लिख सकते हैं, लेकिन कोड को बोलने का फ्लो अगर पकड़ लिए आप तो आपके लिए याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आपको याद करना आपके लिए क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए आइए समझते हैं कैसे आसान हो जाएगा। चलो, तो बेचू साला काबे सफेद, नागिन बहा ब्यूफोर्ट में। बेचू साला काबे सफेद, नागिन बहा ब्यूफोर्ट में। आपको ऐसे ही बोलना है, बेचू साला काबे सफेद, नागिन बहा ब्यूफोर्ट में। बेचू साला काबे सफेद, नागिन बहा ब्यूफोर्ट में, ठीक है। बेचू साला काबे सफेद, नागिन बहा ब्यूफोर्ट में, ठीक है। इससे पहले कि हम कोड को थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पे कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। भूमध्य रेखा, 0 डिग्री लाइन, कर्क रेखा, फिर मकर रेखा 0 डिग्री, 23 डिग्री हाफ, फिर 23 डिग्री हाफ साउथ नॉर्थ, ठीक है। फिर जीएमटी लाइन। तो इसके लिए मैंने कोड क्या बताया था? ची अप ब्रा ना बोशा। इसके लिए मकर रेखा के लिए पहले से तो हम देखते हैं मकर रेखा के लिए कोड क्या होगा। ची अप ब्रा, ची अप ब्रा, ची अप ब्रा ना बोशा, ना बोशा, मुमेड़ा, आस्ट्रे, टोंगा। यहाँ पे कोड मैं डिफाइन नहीं करूंगा, सिर्फ आपके रिवीजन के लिख रहा हूँ, याद रखिएगा। उसके बाद हो जाएगा इको ब्रा, इको ब्रा, गय काका, गय काका, फिर क्या हो जाएगा? यू के सो, माई की शा तो, ठीक। फिर ऊपर वाले का कर्क रेखा का हो जाएगा मैं, बहा, बस, मामा, ना, अल्ली, चाई, संयू, ओ, भा, म्या, चीता। इसका कोड क्या था? यू के फा स अ मा बू घा तो। इस वाले का कोड क्या है? यू के फा समाबू घाटो। फिर हमने काला सागर के क्या बताया था? राखी, काला सागर और कैस्पियन सागर का। राखी तू कैसे, कैसे से हो जाएगा कैस्पियन सागर? कैसे हो? अपने दोस्त से आपने पूछा राखी तू कैसे हो? बटरू जी का BT डबल आर, BT डबल RU जी, बटरू जी
का से काला सागर, बिस्किट खाया, बिस्किट खाया। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने इस कोड को देखा, समझा, याद करने का प्रयास किया। आप लोग भी इस कोड को याद करिए, जिससे कि आप अपनी परीक्षा को डिकोड कर पाएँ, परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उसे आसानी से हल कर पाएँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर कल से। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको नई-नई वीडियो जो हम उपलब्ध करा रहे हैं, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं, उपयोगी साबित हो सकती हैं, वो आप तक तुरंत पहुँचे। इसलिए नोटिफ़िकेशन बटन दबा के रखिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।